हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बीबीएम के यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है, उनका मेजर पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज इसी को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि हिमानी के अपर्दन एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि हिमानी के अपर्दन एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें। हिमानी के द्वारा जो अपर्दन होता है और जो निक्षेपण होता है, उसके बाद जो स्थलाकृति बनता है, ठीक है, जो उसके बाद आकृति बनता है, उसके बारे में हम लोग, तो इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले हिमानी क्या होता है उसको समझेंगे। लिखा है कि पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संयंती को हिमनद कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर परत के रूप में, बर्फ जो हो तो परत के रूप में रहेगा। लिखा है कि पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संयंती को हिमनद कहते हैं। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, मतलब बताया जा रहा है कि कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक ही चल पाएगा। ठीक है, चल सकते हैं। आगे लिखा है कि हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। हिमनद जो है मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण ही गतिमान होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे ढल ढल के आते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि हिमनद अपने भार के कारण काफी प्रबल अपर्दन करने में सक्षम होते हैं। हिमनद जो है, बर्फ जो है, वो अपने भार के कारण ही क्या है कि वो अपर्दन कर देता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि ये अपने साथ बड़े गोलार्ध व सेल खंडों को अपने नीचे घसीटते रहते हैं, जिसके कारण हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपर्दन करते हैं। हिमानी द्वारा अपर्दित स्थल रूप तथा निक्षेपित स्थल रूप निम्नलिखित है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हिमनद है वो अपने साथ बड़े बड़े गोलार्ध और सेल खंडों को अपने नीचे घसीटते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वैसे चट्टान जो अपक्षय रहित है, जिनका अपक्षय नहीं हो सकता, लेकिन अपने प्रभावशाली अपर्दन के कारण क्या करता है कि वो उन चट्टानों का भी अपर्दन करा देता है। कौन? हिमनद। उसके बाद लिखा है कि हिमनद द्वारा अपर्दित स्थल रूप तथा निक्षेपित स्थल रूप निम्नलिखित है। अब इसके द्वारा जो स्थल रूप बनता है, जो आकृति बनता है, वो लिखा हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे आगे। देखते हैं इसके कारण जो बनता है आकृति, वो सबसे पहले लिखा है सर्क। ठीक है, क्या होता है कि हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? ये आकृति के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है हिमनद के लिए। ठीक है, लिखा है कि हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम जब पर्वतीय क्षेत्र से नीचे आते हैं तो गहरा लंबा चौड़ा गर्त बनता है, जिसे सर्क कहा जाता है। बताया जा रहा है कि जो एकत्रित हिम है जब पर्वत से नीचे आता है तो इससे गहरा लंबा चौड़ा गर्त बनता है, गड्ढा बनता है, जिसे सर्क बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखा है टर्न झील। सर्क के लंबे चौड़े गर्त में जब हिमनद का पिघला जल भर जाता है तो उसे टर्न झील कहते हैं, जिसकी दीवारें मोटी होती है। यहाँ पर आपने सर्क को समझा, और इसी में जब पानी भर जाता है तो इसको टर्न झील के नाम में बदल दिया जाता है। ठीक है, इसको उसी को टर्न झील कहते हैं, और इसकी दीवारें मोटी होती है। आपका तीसरा पॉइंट लिखा है हॉर्न या ग्रीसरिंग। ग्रीसरिंग किसको बोलते हैं? लिखा है कि सर्क के शीर्ष पर अपर्दन हॉर्न से निर्मित होते हैं। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दित जारी रखते हैं जब तक उनके तल आपस में मिल जाए। क्या बोला जा रहा है कि अगर 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखे जब तक उनके तल आपस में मिल जाए तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिन्हें हॉर्न कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा बना हुआ है पहले से, और जब ये तीनों जब तक आपस में मिल नहीं जाएगा तब तक इसमें अपर्दन होते रहेगा, और जब सिर्फ एक चोटी बन जाएगा इस प्रकार का तो उसी को हॉर्न या ग्रीसरिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे आपका चौथा हिमनद घाटी।
इसे यू आकार की घाटी भी कहते हैं, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। क्या है कि इसको जो है यू आकार का घाटी भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि तल जो है चौड़ा, किनारा चिकना तथा ढाल तीव्र होता है। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। घाटी में जो मलबा बिखरा होता है और हिमोड़ मलबा जो वो दलदली रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है। पांचवा जो आकृति है, जो स्थल रूप है, वो हिमोड़। हिमोड़ क्या होता है कि हिमोड़ हिमनद टील या गोलार्ध मृत्तिका के जमाव की लंबी कटकें हैं। क्या है कि जो हिमोड़ है वो हिमनद टील या गोलार्ध मृत्तिका के जमाव से लंबी कटकें हैं। ठीक है। पार्श्विक हिमोड़ अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये आपका 12th क्लास का ज्योग्राफी का जो बुक है, एनसीईआरटी जो 12th क्लास का बुक है, उसमें आप इसका पूरा डिटेल है। ठीक है। अगर आप लोग किताब से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके किताब से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, तो अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका 12th क्लास का ही क्वेश्चन था। ठीक है। वही बताया जा रहा है कि पार्श्विक हिमोड़ अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। इसमें छठा जो आकृति है वो एस्कर। लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमनद के ऊपर से प्रवाहित होता है। क्या लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। और जो बर्फ है उसके नीचे से जल बहता है। ठीक है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलार्ध में चट्टानी टुकड़े और मलबा बहाकर लाती है, जो नीचे घाटी में जमा हो जाता है। और यही जो बर्फ पिघलता जाता है और धीरे धीरे नदी के रूप में, पतला नदी के रूप में बहता है, और इसके साथ कई चट्टानी टुकड़े मलबा बहाकर ये नीचे लाता है, जो घाटी में जमा कर देता है। आगे लिखा है कि इसके पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिसे एस्कर कहा जाता है। और इसी के पिघलने से क्या होता है कि एक वक्राकार कटक के रूप में ये बनता है, जिसको एस्कर कहा जाता है। ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है? हिमानी धोत मैदान। हिमानी धोत मैदान का क्या होता है इसको समझेंगे। लिखा है कि हिमानी गिरिपद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़। क्या बोला जा रहा है कि हिमानी गिरिपद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से बजरी, रेत, चीका मिट्टी व मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख हिमानी धोत मैदान निर्मित करते हैं। ये सब जो मिल के, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ मिलके क्या करता है कि हिमानी धोत मैदान का निर्माण करता है। ठीक है। इसमें जो अगला पॉइंट है वो है डुमलेन। क्या होता है कि डुमलेन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है। डुमलेन जो है आपका हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ये जो है आपका 1 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है या फिर 30 मीटर तक ऊंचा भी हो सकता है। ठीक है। डुमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। डुमलिन का जो निर्माण है वो हिमनद दरारों से भारी चट्टानी मलबे के भरने या फिर उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। ठीक है। क्या डुमलिन बनता है, कुछ बता दिया गया, ये भी बता दिया। ये भी आपका हिमानी के अपर्दन के कारण और निक्षेपण के कारण जो भी उत्पन्न स्थलाकृति है उसके बारे में ये चर्चा था। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना है, एक बार 2 बार कम से कम देख लीजिए या फिर आप कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी पढ़ सके। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो लाइक कीजिए वीडियो को, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह का और भी वीडियो लाया जाएगा। ठीक है। लाइक से कुछ नहीं होता, बस मोटिवेशन मिलता है कि लोग देख रहे हैं वीडियो को, स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।